हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम यहाँ पे आए हैं लक्ष्य टेस्ट सीरीज के जो बायोलॉजी सॉल्यूशंस है क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक डिस्कस करने के लिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स। पहले थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए आप क्या बोल रहा है, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ पे वर्ड्स थोड़े से कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम बोल रहा है एयर का लेफ्ट इन द लंग्स, मतलब जो आपके फेफड़ों में आपके लंग्स में रह गया है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, मतलब अगर आपने दम लगा के जोर लगा के भी सांस को बाहर निकाला है फिर भी थोड़ी सी हवा जो आपके फेफड़ों में रह जाती है, वो एक चीज। दूसरा, बिना दम लगाए मतलब बिना जोर लगाए भी अगर आप बाहर की तरफ निकालेंगे हवा को तो भी जो वॉल्यूम बच जाएगा एयर का, वो दोनों रेस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक क्या कहलाएंगे। देखते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक ट्रिक बता देता हूं इस क्वेश्चन की। बेटा अगर वो बोल रहा है लेफ्ट इन द लंग्स, लेफ्ट का मतलब होता है बचा हुआ। ठीक है, अब अगर कोई सी हवा, कोई सी एयर या कोई सी भी चीज बची हुई है मतलब वो रेसिड्यू है, रेसिडुअल है। यहां पर रेसिडुअल वर्ड दो जगह पर आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन। ठीक है, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। देखिए दोनों में बची हुई हवा की बात चल रही है। इसी वजह से सही आंसर अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो यहां पे क्लियरली आ सकता है, दैट इज द सी ऑप्शन, रेसिडुअल वॉल्यूम एंड फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी। ठीक है, ओके, इसको अपन एफआरसी के नाम से जानते हैं, शायद आपको याद होगा। एंड दिस इज द आरवी। आरवी मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसका करीबन 1100 से 1200 ml का वॉल्यूम होता है। ये आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को कोलैप्स होने से बचाती है। तो अगर आप चाहें तो आप करके भी देख सकते हैं, आप कभी भी अपने फेफड़ों से पूरी 100% एयर को बाहर नहीं निकाल सकते, इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 102, व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन and partial pressure of CO2 carbon dioxide in systemic arteries। किसमें पूछा गया है? systemic arteries में पूछा गया है। एक नॉर्मल सा कंसेप्ट होता है बेटा जी, हम भी जानते हैं कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। सामने सिस्टमिक शब्द साफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे ऑप्शन है हमें उसमें ये देखना है कि ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, आर्टरी वाला ब्लड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन सभी ऑप्शन में ये दो ऑप्शन ऐसे दिख रहे हैं जिनमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमें ज्यादा मिल रहा है। देखिए 95। बट इस वाले ऑप्शन में तो कार्बन डाइऑक्साइड और ज्यादा जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो सही ऑप्शन जो बचता है, एनसीईआरटी का डायग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं कि लक्ष्य टेस्ट सीरीज जो होती है वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड होती है, एक छोटी सी भी चीज को छोड़ा नहीं जाता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बाकायदा ये पूरा डायग्राम बना हुआ है। डायग्राम को हम लोगों ने क्वेश्चन में कन्वर्ट करके आपको दिया है। सही आंसर आएगा, partial pressure of oxygen is 95 mmHg and partial pressure of CO2 is 45 mmHg. So the correct answer is B. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 103। क्या पूछा जा रहा है बेटा? आपको नीचे कुछ सेट्स ऑफ कंडीशंस दिए गए, कुछ स्थितियां, परिस्थितियां बताई गए हैं जो आपके शरीर में बन सकती हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो टूटेगा, ब्रेक होगा। थोड़ा सा समझते हैं इसको बेटा। हम छोटा सा यहाँ पे डायग्राम टाइप बना देता हूं मैं आपके लिए। ये आपका हीमोग्लोबिन है मान लीजिए, और इसके साथ जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन O2। अब ये बोल रहे हैं कि इससे कब ऑक्सीजन अलग होगा, अलग हो जाएगा और जाएगा टिश्यू के पास। मान लीजिए ये आपके टिश्यूज बने हुए हैं। ठीक है, ये द पूरा टिश्यू एरिया है। ठीक है, दिस इज द टिश्यू। क्या कंडीशन हो सकती है बेटा? एक सिंपल सी बात है, टिश्यू में ऑक्सीजन का लेवल कम होना चाहिए, तभी तो ऑक्सीजन डिफ्यूज होगी टिश्यू की तरफ। अभी हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, ब्लड के पास ऑक्सीजन ज्यादा है, टिश्यू के पास ऑक्सीजन कम है। तो पहली बात तो ऑक्सीजन का लेवल कम होना चाहिए, एक चीज। दूसरी चीज, टिश्यू के पास कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होना चाहिए।
कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड शिफ्ट होगी टिश्यू से ब्लड की तरफ और हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ेगा। अब इतनी सी बात आपको भी पता है कि अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो वहां का H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो हाई हो जाता है, मूवमेंट जो होती है एसिडिक एनवायरमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? एसिडिक एनवायरमेंट। तो यहाँ पे हाई हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। ये तीन बातें याद रखिएगा। अब इन तीनों कंडीशन से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आइए देखते हैं। पहला, ऑक्सीजन का लेवल लो होना चाहिए, लो लो लो, ठीक है, एक ऑप्शन दो ऑप्शन, मतलब या तो ए आंसर है या फिर डी। सेकेंड देखते हैं, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन हाई होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर, जी हाँ बिल्कुल मिल रहा है। हाइड्रोजन का भी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, जी हाँ, द करेक्ट आंसर इज ए। ए जो है 103 का सही आंसर है। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, बीमारी वाला क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही है, सिगरेट स्मोकिंग से पूछा गया है। भैया जैसे अपन क्लास में डिस्कस करते रहते हैं बार बार, मैंने आपको बताया भी था मुकेश के बारे में, ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग से पूछा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग से कौन सी बीमारी होती है। बेटा सिगरेट स्मोकिंग से क्रॉनिक, क्रॉनिक मतलब लंबे समय तक चलने वाली, बड़ी तकलीफ देने वाली बीमारी कौन सी होगी? तो बेटा सही आंसर आता है एम्फिसिमा। एम्फिसिमा में क्या होता है एक बार देख लीजिए, आपका जो एल्वियोलाई होती है वो डैमेज हो जाती है, एल्वियोलाई को डैमेज होता है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया, अब आप जानते ही होंगे कि रेस्पिरेशन के लिए सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे सरफेस एरिया ज्यादा नहीं बल्कि कम हो जाता है। इंसान गैस एक्सचेंज नहीं कर पाता है, गैस एक्सचेंज नहीं कर पाने के कारण उसको लगातार कंटिन्यूअसली सांस की, ऑक्सीजन की कमी बनी रहती है। दैट कंडीशन विल बी नोन एज एम्फिसिमा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 105 की तरफ। अगेन रिलेटेड क्वेश्चन ही है, पल्मोनरी मतलब रेस्पिरेटरी, ऐसी बीमारी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है, जिसमें सरफेस एरिया हो जाएगा कम। अगेन अभी बताया था मैंने आपको, आंसर आएगा एम्फिसिमा। किसकी वजह से होती है? तो बेटा ये बीमारी होती है सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। किसकी वजह से होती है? सिगरेट स्मोकिंग की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 105 का जो आंसर है दैट इज दिल्ली। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106। ह्यूमंस और मैमल्स में एटमॉस्फेयर से फेफड़ों तक यानी आपके लंग्स तक जो एयर जाने का पाथवे रहेगा, रास्ता रहेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। पहले आप ध्यान से ये देख लीजिएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है, हवा अंदर से बाहर जा रही है या बाहर से अंदर। एक्सपायरेशन इंस्पायरेशन शब्द पे ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं दिया हुआ है ये दोनों शब्द तो आप ये देखिएगा कि आपको क्या पूछा गया है, एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स या फिर लंग्स इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, ओके, चलिए तो भैया अगर एटमॉस्फेयर से हवा आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है एल्वियोलाई तो पहले आएगा नहीं, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। सबसे पहले आपकी जो एयर है वो एंटर करती है नेजल कैविटी में, ये भी गया, बचे दो। नेजल कैविटी से पहले बाद में आता है फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आता है लैरिंग्स। ठीक है, ये वाला गलत हो गया बेटा, द करेक्ट आंसर विल बी सी। एक बार देख लेते हैं, नेजल कैविटी को पार करा, फेरिंग्स में पहुंचे, फेरिंग्स को पार करा, लैरिंग्स में पहुंचे, लैरिंग्स को नाम दिया जाता है वॉइस बॉक्स। याद रखिएगा पक्षियों का वॉइस बॉक्स सिरिंग्स होता है। ठीक है, ओके, और ट्रैकिया जो होता है, ट्रैकिया से फिर आते हैं ब्रोंकाई, ब्रांचेस निकलती हैं, ब्रोंकियोल्स और ब्रांचेस निकलती हैं, और अंत में आ जाता है एल्वियोलाई। कौन आ जाता है? एल्वियोलाई। लैरिंग्स जो होता है वो मैमल्स के अंदर होता है, जबकि पक्षियों के अंदर का वॉइस बॉक्स होता है सिरिंग्स। ठीक है, 106 का आंसर सी है बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल क्वेश्चन 107 में रेट ऑफ ब्रीथिंग ह्यूमंस के लिए क्या होती है बेटा? 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट के अंदर अगर आप बहुत ही स्लोली भी सांस ले रहे हैं तो आप 12 तक सांस लेते हैं एक मिनट के अंदर, 12 बार सांस अंदर जाएगी, 12 बार बाहर आएगी। ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में इंस्पायरेशन भी होता है, एक्सपायरेशन भी होता है। थोड़ा सा रैपिड ब्रीदिंग भी हुई तो 16 तक जाती है। ये उस कंडीशन से नहीं बोला जा रहा है जब आप कुछ स्ट्रेनस वर्क करके आए हैं, दौड़ भाग के आए हैं, तब आपकी ब्रीथिंग रेट और ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ।
फॉलोइंग स्टेप्स को अरेंज करना है, वो भी सीक्वेंस में। ठीक है, देख लेते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि सीक्वेंस के लिए स्टेप्स क्या दी गई हैं। O2 एंड CO2 डिफ्यूजन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, ये तो भैया बहुत बाद की स्टेप लग रही है मुझे, काफी बाद में आएगी ये वाली स्टेप। O2 इज यूज्ड बाय सेल्स एंड रिलीज ऑफ CO2, ये भी बाद की स्टेप है। मेरे हिसाब से इसको तो लास्ट नंबर पे होना चाहिए था, और देख लेते हैं ये लास्ट नंबर पे बी वाले में सी ऑप्शन पे आ रही है। ठीक है, ओके, देखते हैं। पहली होती है गैस की एंट्री, एयर की एंट्री होती है पल्मोनरी वेंटिलेशन के द्वारा, जिसको आप सांस लेना बोलते हैं। ठीक है, तो ई वाला जो रहेगा दैट विल बी द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप विल बी ई ऑप्शन। एंट्री मतलब वायु का, एयर का प्रवेश आपके फेफड़ों के अंदर। ठीक है, उसके बाद जो आपकी एयर है वो सीधे डिफ्यूज होती है एल्व्यूलर टिश्यू में, तो डी ऑप्शन सेकंड आना चाहिए। ये आपका आंसर आ गया बेटा, आगे देखने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि किसी दूसरे ऑप्शन में सिमिलर बातें नहीं बोली गई हैं। हवा पहले एंटर करेगी, एल्वियोलाई में पहुंचेगी, जब वो एल्वियोलाई में पहुंचेगी तो वो जाएगी ब्लड में, ब्लड के बाद वो जाएगी टिश्यूज में, टिश्यूज यूज करेंगे ऑक्सीजन का और बाहर निकाल देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो दिस इज योर आंसर। आंसर नंबर है 108 का सी, सी ऑप्शन इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 पर। मैमल्स में अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिमेन्स अनयूज्ड इवन आफ्टर अपटेक बाय द टिश्यू। क्या पूछा जा रहा है पहले ये समझिए भैया। एक इंसान के अंदर जितना भी ऑक्सीजन वो इनहेल कर रहा है, अपटेक कर रहा है, क्या आपको पता है वो पूरा यूज नहीं होता है। जी हाँ, अगर आपने 100% ऑक्सीजन इनहेल करा है तो उसमें से मात्र 25% ऑक्सीजन यूज किया जाएगा। 75% बेटा रिजर्व होता है। क्या होता है? रिजर्व। रिजर्व मतलब मुसीबत के समय के लिए रखा जाता है, कि कभी भी अगर बाय चांस आपको जरूरत पड़ गई तो आप उस ऑक्सीजन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर उस मुसीबत को मस्कुलर एक्सरसाइज बोला गया है। आप देखिएगा जब आप एकदम से दौड़ा भागी करते हैं या फिर कुछ वर्कआउट वगैरह करते हैं एकदम से, तो उस समय पर आपकी बॉडी के अंदर ब्रीथिंग रेट जो होती है वो अपने आप बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि आपकी ऑक्सीजन मिल नहीं रही आपको, अभी ऑक्सीजन पहले से भी है, और वही ऑक्सीजन रिजर्व के फॉर्म में जमा हुई ऑक्सीजन। ठीक है, तो आंसर आएगा सी। ठीक है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट रिमेन्स, आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 110। सिंपल क्वेश्चन, एनसीईआरटी की लाइन, ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं। वह CO2 जो कि एल्वियोलाई तक पहुंचती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड के द्वारा। ब्लड कितना लिया है इन्होंने? 100 ml पूछा है। अब ये तो कैलकुलेशन आप समझते ही होंगे। ठीक है, द आंसर इज दिल्ली, डी। 4 ml CO2 पाई जाती है 100 ml खून में। बहुत ही कम है, लेकिन इतना अमाउंट हमारे ब्लड के लिए सफिशिएंट है, सैचुरेटेड हो जाता है इतने पे। 111 क्वेश्चन नंबर 111। एक व्यक्ति है, उसको डिफिकल्टी हो रही है ब्रीथिंग में, सांस लेने में तकलीफ है। ओके, इन्फ्लामेशन हो गया उसको ब्रोंकाई का। इन्फ्लामेशन मतलब इन्फेक्शन, संक्रमण हो गया ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स का। सिंपल सी बीमारी बेटा, पढ़ चुके हैं अपन कई बार। इन्फ्लामेशन आए वो भी ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स का, आंसर विल बी अस्थमा। याद रखना, अस्थमा इज ऑल्सो एन एलर्जिक कंडीशन। अस्थमा एक एलर्जिक कंडीशन भी होती है। धूल से, धुएं से, कई बार जो कपड़े के छोटे छोटे रेशे होते हैं उनसे भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। ठीक है, 111 का आंसर ए है। आगे बढ़ते बेटा, क्वेश्चन नंबर 112 मैच द कॉलम है। सिंपल रहते हैं मैच द कॉलम, याद रखिएगा। ठीक है, गलती करने का कोई चांस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। देख लेते हैं एक बार बेटा जी। अर्थवॉर्म के अंदर तो मॉइस्ट क्यूटिकल, क्यूटिकल की लेयर होती है अर्थवॉर्म में, शायद आपको पता होगा, था आउटर मोस्ट लेयर, वो मॉइस्ट होती है, नम होती है हमेशा। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स यानी कीड़े वगैरह जो होते हैं उनके अंदर ट्रैकिया पाया जाता है। बुक लंग्स पढ़ा होगा आपने। फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं, और रेप्टाइल्स और बर्ड्स के अंदर फेफड़े यानी लंग्स पाए जाते हैं। अगर हम इसको मैच करते हैं तो ए का फर्स्ट है, बी वाला जो ऑप्शन आ रहा है दैट विल बी द फोर्थ। सो दिस इज योर आंसर, बी। बी आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 112 का। ठीक है,
आगे बढ़ते बेटा। सो क्वेश्चन नंबर 113 है। क्या पूछा गया बेटा आपसे, यहाँ देखिए करेक्ट इवेंट्स का सीक्वेंस पूछा गया है जो होते हैं इंस्पिरेशन के टाइम पे। इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेते समय, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो कौन कौन सी चीजें होती हैं। देखिए ये पूरा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, बस इसमें से क्या है, देखो शब्दों का खेल होता है बेटा। मैक्सिमम टाइम पे एनटीए भी जो करता है वो यही करेगा, पूरी की पूरी लाइनें एज इट इज उठा के आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। लाइन सेम रहेगी बट एक आध वर्ड जो होगा वो क्या कर दिया जाएगा, चेंज, और वहीं पे आप फंस जाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है सांस लेने के समय पे। पहली बात तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, जी हाँ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम होगा, बिल्कुल होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, बाहर वाली इंटरकोस्टल मसल्स होगा, जी हाँ। देखिए एनसीईआरटी क्या बता रही है कि जब आप एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी बड़ी होती है, बाहर की तरफ फूलती है। ओके, स्टर्नम ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आता है, तो ये वाला ऑप्शन भी सही है, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा ना कि कम होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। साथ ही साथ इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है ये बढ़ेगा नहीं बल्कि कम हो जाएगा। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, तो आंसर आएगा दिल्ली, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 113 इज डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द इंस्पायरेटरी कैपेसिटी एंड वाइटल कैपेसिटी ऑफ अ पर्सन आर 3500 ml है एंड 4500 ml रेस्पेक्टिवली। ये उसकी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी और वाइटल कैपेसिटी दी गई है आपको। अब आपसे पूछा गया है कि उसकी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कैसी होगी, मतलब सांस छोड़ने वाली कैपेसिटी कैसे होगी। बेटा जी मेरे ख्याल से आपको पता होगा कि जो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है उसको निकालने का एक सेकेंड, एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। एंड द फॉर्मूला इज, ठीक है, आपको टाइडल वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के साथ। ठीक है, जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो जो फाइनल वैल्यू आएगी दैट विल बी समथिंग अराउंड 1500 ml। कितना होगा, 1500 ml। तो करेक्ट आंसर विल बी 1500 ml। 1500 ml इसका करेक्ट आंसर आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 114 का। आगे बढ़ते हैं 115 की तरफ। ब्लड सेल एंगल्फ करती है बैक्टीरिया को, एंगल्फ करना मतलब खा जाना, खा जाती है वो, कंज्यूम कर जाती है। उस प्रक्रिया को नाम देते हैं अपन फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस के द्वारा वो खा जाती है। अब आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन सी फेगोसाइटिक होती है। देखो फेगोसाइटिक में सबसे सिंपल सी बात यह आती है, सबसे छोटी फेगोसाइटिक सेल और सबसे बड़ी फेगोसाइटिक सेल, ये दोनों नाम यहाँ पे एक साथ दिए गए हैं। सबसे छोटी फेगोसाइटिक सेल होती है न्यूट्रोफिल और सबसे बड़ी वाली जो फेगोसाइटिक सेल होती है दैट इज द मोनोसाइट। सो द करेक्ट आंसर विल बी सी। 115 का सही आंसर सी है। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा 116 की तरफ। आर्टरीज को आप किस तरीके से बेस्ट डिफाइन करेंगे। देखो नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है। हम बचपन से पढ़ते आते हैं कि आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये सही डेफिनेशन नहीं है आर्टरीज की बेटा। रीजन ये है कि कुछ आर्टरीज एक्सेप्शन भी होती हैं, अपवाद होती हैं। कई आर्टरीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर ऑक्सीजनेटेड नहीं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो सही डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल सी बात, वह ब्लड वेसल जो हार्ट से निकलती है और ब्लड को लेकर जाती है ऑर्गन्स तक या फिर बॉडी तक, उन्हें आप डिफाइन करेंगे किसके द्वारा, आर्टरी शब्द के द्वारा। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए कि वेन्स को कैसे डिफाइन करेंगे, तो जो ऑर्गन से ब्लड वापस लेके जाते हैं हार्ट की तरफ वो कहलाती हैं वेन्स। देख लेते हैं कहां पे दिया जा रहा है ये वाला, कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन्स। जी हाँ ये बिल्कुल सही है, तो 116 का सही आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 117, 117 नंबर वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे आ चुके हैं हम। हमसे क्या पूछा गया बेटा, हमसे पूछा गया है स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम दिया गया है 70 ml। हमें दी गई है हार्ट रेट जो कि है 72 बीट्स पर मिनट।
अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि आप बता दीजिए कार्डियक आउटपुट कितना होगा। सिंपल है, द फॉर्मूला ऑफ कार्डियक आउटपुट इज स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय हार्ट रेट। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी जो रहेगी 5040 ml। यहां पे अगर देखा जाए तो आसपास का जो ऑप्शन आ रहा है डेट इज द 5000। कौन सा है? 5000। करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 117 इज दिल्ली 5000 ml। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ। मैच द कॉलम। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं बेटा, मैच द कॉलम बहुत ही सिंपल आते हैं हमें नीट के पेपर में, तो इनमें बिल्कुल भी गलती मत करिएगा और नंबर भी अच्छे आते हैं, मतलब समझिए अराउंड 5 से 6, 5 तो ऑन एन एवरेज मैच द कॉलम आ ही जाते हैं। फाइब्रिनोजन, ओके, फाइब्रिनोजन बेटा मदद करता है ब्लड के कोगुलेशन में। ग्लोब्युलिन्स जो होते हैं वो आपका डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, शायद आपको पता होगा, इम्यूनोग्लोबिन्स। एल्ब्यूमिन स्मॉलेस्ट प्रोटीन लेकिन ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। आइए जोड़ देते हैं। फर्स्ट वाले का सी आ रहा है, सेकंड वाले का ए आ रहा है, थर्ड वाले का बी आ रहा है। सिंपल सा आंसर इज ए। आंसर जो है इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 118 का ए है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 की तरफ करेक्ट ऑर्डर पूछा गया है। अब इवेंट्स क्या के हैं पहले ही मैं बता देता हूं आपको बेटा। ये इवेंट्स हैं क्लॉटिंग के। थोड़ा सा नाम देख के समझ जाइएगा कि किसके बारे में पूछा जा रहा है। क्लॉटिंग के इवेंट्स पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरे को यहीं पे दिखाई दे रहा है कि जब भी आपको चोट लगती है किसी भी प्रकार की, तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होता है बेटा। तो फर्स्ट स्टेप तो ये रहेगी आपकी, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप। जैसे ही कन्वर्जन हुआ तो प्रोथ्रोम्बिन जो है, जो कि थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करवा हुआ है, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनवाएगा, सॉरी फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करवाएगा। दिस वन विल बी द नंबर 1। नंबर 2 स्टेप हो जाएगी, ये होगी नंबर 3 पे। सबसे आखिरी में थक्का बन के तैयार हो जाएगा, खून का थक्का बन जाएगा और सीरम थोड़ा बहुत जो ऊज आउट करता है वो निकलेगा। तो ये लास्ट स्टेप होगी। तो देखा जाए तो आंसर आएगा इसका दिल्ली 4-1 एंड 3-2। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 119 का सही आंसर है दिल्ली। वापस से बता देता हूं, जब भी चोट लगती है बेटा तो सबसे पहले प्रोथ्रोम्बिन, प्रो मतलब अभी वो इनएक्टिव है, निष्क्रिय है, किसी काम का नहीं है, लेकिन जैसे ही चोट लगी तो कुछ फैक्टर्स प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं थ्रोम्बिन में। यहां से शुरुआत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की तरफ। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। डॉक्टर सजेस्टेड टू अ कपल नॉट टू हैव मोर देन 1 चाइल्ड बिकॉज ऑफ। एक डॉक्टर ने कपल को, जोड़े को सजेस्ट करा है कि आप एक ही बच्चा करें, 2 बच्चे कृपया पैदा ना करें। क्यों बोला गया? बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल, आप कई बार पढ़ चुके हैं इसको, क्लास में अपन ने अच्छे से इसको डिस्कस भी करा है बेटा। ये RH इनकम्पेटिबिलिटी की प्रॉब्लम है, RH इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक है, क्या हो रहा है देखिए, मदर जो है, माँ जो है बच्चे की, बता देता हूं क्या है। मदर जो है वो भैया RH नेगेटिव है, पिताजी जो हैं, फादर जो हैं, वो RH पॉजिटिव है। समझ आई बात? होगा क्या अगर पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड RH पॉजिटिव आ गया? क्या आ गया? RH पॉजिटिव, क्योंकि संभावना है, क्योंकि पिताजी RH पॉजिटिव है। तो बेटा पहली बार में तो कुछ भी नहीं होगा, पहली बार में ना तो माँ को कोई नुकसान होगा ना बच्चे को कोई नुकसान होगा, लेकिन यहां पर बन के तैयार हो जाएंगी माता जी के शरीर के अंदर एंटीबॉडीज, और वो एंटीबॉडीज किसके खिलाफ होंगी? RH फैक्टर के खिलाफ। मेमोरी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? मेमोरी। बाय चांस अगर सेकंड चाइल्ड भी, दूसरा बच्चा भी RH पॉजिटिव हुआ तो ये एंटीबॉडीज इस बच्चे के ऊपर हमला कर देगी। क्या कर देगी? हमला। बच्चे की डेथ हो जाएगी। बीमारी का नाम है एरिथ्रोब्लास्टिस फीटालिस। समझ आएगी बात? इसको अपन बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, नॉर्मल टर्म में, RH इनकम्पेटिबिलिटी। तो देख लेते हैं कौन सी कंडीशन जम रही है। फर्स्ट ऑप्शन RH पॉजिटिव मेल और RH नेगेटिव फीमेल। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। मेगा कैरियोसाइट, मेगा मेगा मतलब साइज में बड़ी है, साइज में बड़ी है तो कैपिलरीज को पार ही नहीं कर पाती, तो कैपिलरीज में जब वो जाती हैं तो वो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बन जाते हैं, और वो टुकड़े कोई और नहीं प्लेटलेट्स होते हैं। याद रखिएगा मेगा कैरियोसाइट्स टूट कर क्या बनाती हैं, प्लेटलेट्स, जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आंसर है डी, 121 का आंसर दिल्ली है बेटा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, एनसीईआरटी में बताया गया है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम केवल दो जानवरों के पास है, एक है एनेलिडा और दूसरा है कॉर्डेट्स। याद रखिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनेलिडा और कॉर्डेट्स के पास पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट अगले की तरफ आते हैं क्वेश्चन नंबर 123। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या व्यवस्था, क्या सिस्टम, क्या कंडीशन होती है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में बेटा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होता है ब्लड और टिश्यू फ्लूइड के बीच में। ये वाला आंसर इसका सही है। मैं बाकी ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, हार्ट पूरी तरीके से डेवलप तो नहीं होता है, लेकिन पंपिंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, साइनसेस वगैरह, कैविटीज तो होती है। ब्लड वेसल्स की जरूरत ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। देखिए, ब्लड वेसल्स की जरूरत हर किसी को रहती है, ऑब्वियस सी बात है। गांव में अगर रोड नहीं है इसका मतलब ये थोड़ी ना कि रोड की जरूरत नहीं है। ठीक है, रोड की जरूरत तो है, लेकिन वहां पे अभी तक रोड डेवलप नहीं हो पाया। ठीक है, ओपन स्पेस तो होती है। जो आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम उसको ओपन इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें ओपन स्पेस होती है। यहाँ पे नो बोल रहा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन कौन सा बचा? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ब्लड टिश्यू फ्लूइड से मिलता है, टिश्यू फ्लूइड ब्लड से मिलता है। So correct answer is C। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 124। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, हर बच्चे को याद रहने वाला क्वेश्चन। बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल्व किसके बीच में पाई जाती है? लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 125। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। पहली बात तो ये सर्कुलेशन होता क्यों है? ये होता है बिकॉज ऑफ द सिंगल वेंट्रिकल। एक वेंट्रिकल होने के कारण डबल सर्कुलेशन होता है। एक वेंट्रिकल, एक सिंगल वेंट्रिकल होने के कारण कौन सा सर्कुलेशन होता है? डबल सर्कुलेशन। अब एक वेंट्रिकल किस में होता है? देखिए भाई साहब, इनमें तो दो वेंट्रिकल होते हैं, दो ऑरिकल दो वेंट्रिकल, इनमें भी दो हो रहे हैं। वही ऑप्शन मिला के यहाँ पे लिख दिया गया है, मतलब टोटल यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 चैम्बर, यहाँ पर भी 2 वेंट्रिकल और चैम्बर कितने हैं? टोटल 4। लेकिन अगर आप एम्फीबियंस को अच्छी तरीके से जानते हो, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप को अच्छी तरीके से जानते हो, तो शायद आपको पता होगा कि इनके अंदर का हार्ट का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहता है जिसमें आपको वेंट्रिकल्स की संख्या जो होती है वो एक ही मिलती है। एक वेंट्रिकल होने के कारण यहाँ पे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है, ना कि कंप्लीट। ठीक है, समझ आ गई बात? So this is your answer of question number 125 दिल्ली। कंप्लीट हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर क्वेश्चन नंबर 125 तक। थैंक यू वेरी मच, एंड अगले टेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।